प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है अनुवाद। अनुवाद का टॉपिक संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, सेकंड ग्रेड सभी में, स्कूल लेक्चर सभी के अंतर्गत अनुवाद से संबंधित प्रश्न आते हैं। हालांकि अनुवाद का टॉपिक कारक प्रकरण से संबंधित है और कारक प्रकरण भी आपको पढ़ाया जाएगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले हम अनुवाद के आधारभूत ढांचे को समझें कि अनुवाद में किस तरीके से हमको अनुवाद करना है, कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन इस तरह के समान से पाए जाते हैं और फिर हम गलत कर जाते हैं कि किस तरीके से कौन सा अनुवाद सही होगा। अनुवाद एक ही वाक्य के अलग अलग तरीके से भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा राइट होगा। तो देखिए, अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम अनुवाद को गलत इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम अनुवाद को आधार से नहीं पढ़ रहे हैं, हम बीच में से पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुवाद का टॉपिक हमारा गलत हो जाता है। और काफ़ी बच्चों की यह भी डिमांड रही है, वो यही कह रहे हैं कि हमें अनुवाद पढ़ाया जाए। तो मैं आज कारक प्रकरण से भी पहले अनुवाद के टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल जीरो लेवल से अनुवाद का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के हैं, उनके लिए भी और सेकंड ग्रेड सभी के लिए ये जरूरी है कि हमको अनुवाद का आधार याद रहना चाहिए। उसी के बेस पर हम आगे बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। तो एक सरल वाक्य से हम अनुवाद प्रारंभ करेंगे। कहाँ से इसकी स्टार्ट होना चाहिए अनुवाद प्रकरण के रूप में, तो देखिए ध्यान से। अनुवाद शब्द का मतलब अनु का मतलब पश्चात होता है। अनु एक उपसर्ग पढ़ा हमने, और वाद से तात्पर्य वद धातु से गह प्रत्यय है, यानी बाद में बोलना। किसी भाषा का एक वाक्य बोल करके उसको बाद में बोलने का नाम, दूसरे रूप में उसका अनुकरण करने का नाम, दूसरी भाषा में उसको बोलने का नाम अनुवाद है। अनुवाद से ही जब अनु उपसर्ग के बाद वद धातु से जब कत प्रत्यय होता है, तब वो एक शब्द बनता है अनुदित। इसलिए अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया गया। अनुदित, एक अनुदित का अर्थ होता है जो उदय नहीं हुआ, लेकिन अनुदित जो उदय नहीं हुआ वहाँ अनु में ऊ ह्रस्व होता है, और जहाँ अनुदित में न में दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है वहाँ अनुदित का अर्थ है अनुवाद किया गया। तो देखिए, अनुवाद को यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहला अनुवाद के टॉपिक का प्रथम जो आधार है वो यहाँ पुरुष वचन लकार, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर और लकार के आधार पर, यहां से स्टार्ट करेंगे अनुवाद को। सबसे पहला ये जरूरी है कि हम जो भी अनुवाद कर रहे हैं उसमें हमको उस वाक्य का जो कर्ता है, जहां लकारों की स्थिति में जो उस लकार की जो क्रिया आएगी, उस क्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कारक कर्ता के रूप में है, तो वहां उसको पुरुष के रूप में पहचाना जाएगा, और पुरुष और वचन के रूप में उनको जानना बहुत जरूरी है। कई बार गलत इसलिए हो जाता है कि हम पुरुष के रूप में उसको पहचानते हैं कि ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है या मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और तब हम अनुवाद करते समय क्रिया का जब प्रयोग करते हैं तो हम प्राय मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगा देते हैं। इसलिए यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि ये सभी के लिए लाभकारी टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले पुरुष जो 3, सभी भाषाओं में 3 पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में भी यही है, अंग्रेजी में भी यही होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसके रूप में 3 पुरुष जहां
प्रथम पुरुष के रूप में, मध्यम पुरुष के रूप में और उत्तम पुरुष के रूप में। संस्कृत में 3 पुरुष, अन्य भाषाओं में भी 3 पुरुष। संस्कृत में 3 वचन लेकिन अन्य भाषाओं में 2 वचन, इसलिए संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये प्रश्न जरूर हो सकता है कि अन्य भाषाओं में 2 ही वचन, संस्कृत में वचन त्रय की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यही, यहाँ एक जिज्ञासा रहती है विद्यार्थी में कि जब अन्य भाषाओं में 2 ही वचन है तो यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की प्रक्रिया क्यों की गई। तो ये देखिए सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे प्राचीन में इसके वेद जो अपौरुषेय माने जाते हैं, भारतीय संस्कृति के आधार पर, भारतीय मत के आधार पर जिन वेदों को अपौरुषेय कहा गया और ये कहा गया कि ये पुरुषों की रचना नहीं, ये मंत्रदृष्टा ऋषियों की रचनाएं हो सकती है, ईश्वरकृत रचना है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा गया, पुरुष द्वारा निर्मित नहीं, केवल मंत्र दृष्टा ऋषि है ऐसा कहा गया, यानी उनके दृष्टा मात्र हैं वो। तो ये जब वेदों को मंत्र दृष्टा अपौरुषेय के रूप में कहा गया, उसी के आधार पर संस्कृत का व्याकरण तैयार किया गया। तो उन वेदों में जब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता प्राप्त हुए, उसी को आधार मानकर संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो इस तरीके से 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि जब भी कोई किसी भी विषय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और हम जिसको हमारा नियंता मानते हैं ऐसा ईश्वर, और उसकी रचना जब हम वेदों को स्वीकार करते हैं तो उसमें किंतु परंतु की स्थिति नहीं होती और उसमें वहाँ उनको यथावत स्वीकार किया जाता है। इसलिए अब देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वो लिंग के प्रकरण के रूप में पढ़ेंगे हम, या कोई ऐसे प्रत्ययों से अनुवाद करेंगे तब पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखिए लकार, लिंग के रूप में भी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग है। वचन में दोनों भाषाएं, सभी भाषाएं वचन के दृष्टिकोण से अलग अलग है। संस्कृत में 3 वचन हैं, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में प्राय प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहां एक और है लकार। तो सबसे पहले पुरुष को देखिए, यहां पुरुष के रूप में स, तौ, ते अथवा सा, ते, ता अथवा तत्, ते, तानी, ये प्रथम पुरुष के रूप में। और इसके साथ साथ मध्यम पुरुष के रूप में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के रूप में अहम, आवाम, वयम। इस तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता हैं स, तौ, ते, सा, ते, ता, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। और उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। ये सभी हलंत हैं। तो अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। या मैं के रूप में
ये हम दोनों, ये हम सब, यहां है तुम दोनों, तुम सब। तीनों पुरुषों के कर्ता ये हैं। इसमें एक और विशेष बात याद रख लें तो पुरुष का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप तो इसको इस तरीके से याद रखें कि हमको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम आवाम और वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। इन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के 6 जो कर्ता हैं, इन कर्ताओं के अलावा बाकी जितने भी कर्ता हैं सब प्रथम पुरुष के ही कर्ता होते हैं। इसलिए याद रखें, इन 6 के अलावा कोई भी कर्ता उपस्थित होगा उसको हम प्रथम पुरुष का कर्ता ही कहेंगे। इस बात को अच्छी तरह से अधिक याद रखें ताकि कोई भी कर्ता, कहने का मतलब अगर यहां इसकी जगह ये भी आता है, अगर भवान, भवन्तौ, भवन्त, भवान का अर्थ है आप दोनों, आप सब, अगर ये भी आता है तो ये भी प्रथम पुरुष। इसलिए हम यही याद रखें कि इन 6 के अलावा त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इन 6 के अलावा जो भी कर्ता आएगा उस कर्ता को हम प्रथम पुरुष का मानेंगे। प्रथम पुरुष के रूप में याद रखो उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए पीछे एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था शब्द रूप का, उससे आपको ये स्पष्ट होगा कि यहाँ शब्द रूप के आधार पर हम ये जानेंगे कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन है और कौन सा बहुवचन है। और उसके आधार पर अनुवाद में ये सुविधा मिलेगी हमको, जब हम कर्ता के रूप में, पुरुष के रूप में कर्ताओं को पहचानते हैं कि ये कौन से पुरुष का कर्ता है, तब हमारा उसके साथ साथ जो क्रिया आएगी उस क्रिया को भी हम आराम से पहचानेंगे। अब देखिए इसके बाद पुरुष 3, उनके कर्ता हमारे समझ में आए, वचन 3, उसके आधार पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंगों के आधार पर कोई भी शब्द। अब अनुवाद के लिए अगला स्टेप लकार होता है। संस्कृत व्याकरण में लकार 10 होते हैं, लेकिन अनुवाद के दृष्टिकोण से या फिर सामान्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उनमें 5 लकार ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रयोग अनुवाद के रूप में अधिक किया जाता है। कई परीक्षाएं तो ऐसी है जिनमें 5 लकार, 10 में से 5 लकार ही सिलेबस में रखे गए। जैसे रीट के अंतर्गत भी 5 लकारों में से प्रश्न आते हैं। सेकंड ग्रेड जनरल में भी 5 लकारों के प्रश्न आते हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम्स होती है उनमें 10 लकारों का प्रयोग पूछा जाता है। तो एक बार हम ये सुनिश्चित हो लें कि हमारे जो लकार 10 लकार वो कौन कौन से हैं, तो उनके लिए बहुत सरल तरीका है 10 लकारों के नाम याद रखने का। पहला लट लकार है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। लकार 10 लकारों के नाम क्रम से याद करने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखें। ये क्रम से स्वर याद रखें। ए, ई, जिससे पढ़ते हैं ना आई उण, तो ए, ई, ऊ। फिर होता है री लृक, तो री आता नहीं, ली इसलिए नहीं आता क्योंकि लय, लकार में लय होता है स्टार्ट में, इसलिए ली स्वर उसमें जुड़ेगा नहीं। तो री के बाद री लृक, उसके बाद ए ओ। ये क्रम से 6 स्वर याद रखो आप। इससे आप पूरे 10 लकार को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पे आप पूरे 10 लकार बना सकते हैं, 10 लकार के क्रम से नाम लिख सकते हैं। जैसे लय में हमने ए जोड़ा, लट हुआ पहला लकार। दूसरा ई जोड़ा, लिट लकार। तीसरे में ऊ जोड़ेंगे, लुट लकार। चौथे में री जोड़ेंगे, लृट लकार। 5वें में ए जोड़ेंगे,
लेट लकार, और छठे में ओ जोड़ेंगे लोट लकार। इस तरीके से बहुत सरल है, याद रटा नहीं जाए। अयु उण ऋलृक एवं 3 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर लृ को हटाएं और उन स्वरों का प्रयोग क्रमशः करते जाएं। इधर ट लिखना है हमको, जैसे ही ओ समाप्त हो जाए वहां फिर 7वें नंबर से वापस ए जोड़ना है, और अब ट की जगह ng लिखना है। फिर ए के बाद फिर ई जोड़ना है, फिर ई के बाद फिर ऊ जोड़ना है, और फिर री जोड़ना है, और जैसे ही 10 लकार पूरे हो जाए वहां रुक जाना है। इस तरीके से 10 लकार होते हैं। प्रश्न आता है लकार कितने हैं, उसका उत्तर आपको यही देना है, लकार 10 होते हैं। लकारा 10 भवन्ति। नाम लिखने का तरीका, ल के पश्चात ट लिख दें, और ट लिख करके फिर ए ई उ री ए ओ जोड़ दें। जैसे ही समाप्त हो जाए वापस ए जोड़ें और ट की जगह ng लिख दें, तो ये लंग, लिंग, लुंग और लंग। एक अब इन पूरे 10 लकारों में से एक प्रश्न और अच्छी तरह से याद रखें। इनमें ये 5वें नंबर का लकार लेट लकार, ये वैदिक लकार है, इसका लोक में प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमारी लौकिक संस्कृत में इसके रूप नहीं चलते, बाकी सभी के रूप चलते हैं। तो ऐसा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बताइए 10 लकारों में से कौन सा लकार है जो लौकिक लकार नहीं है, जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता, जो छंदो मात्र गोचर है, जो वैदिक है। तो उस लकार का नाम याद रखें, वो लेट लकार। इसलिए हम हमारे लौकिक संस्कृत ग्रंथों में लेट लकार का कोई प्रयोग उसमें शामिल नहीं होता है। एक दूसरा प्रश्न और कि यहाँ जो लिंग लकार है, ये एक ऐसा लकार है जिसके 2 भेद होते हैं। एक होता है विधि लिंग और एक होता है आशीर लिंग। ये है आपकी लकारों के नाम और उनका एक सामान्य सा परिचय। लकार 10 होते हैं। 5वां लेट लकार वैदिक लकार होता है, उसका लोक में प्रयोग नहीं होता। लिंग एक ऐसा लकार है जिसके 2 भेद होते हैं। 6 लकार, ये 6 लकार टित लकार हैं। ये 4 लकार ङित लकार हैं। टित उसको कहते हैं जिसके पीछे ट आता है, इसलिए ये टित लकार 6, जिनके पीछे ng आता है वो ङित लकार। ङित लकारों की संख्या 4 और टित लकारों की संख्या 6 होती है। पूरा अच्छी तरह से पढ़ें, धैर्य से, गंभीरता से पढ़ें, और क्योंकि आधार मजबूत होना चाहिए, आगे का अनुवाद बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए जो हमारी आधार की क्लासें हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, तो आगे अनुवाद के दृष्टिकोण से हम बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद कर सकेंगे। पहले इनको समझना होगा। तो 6 लकार टित लकार हैं, 4 लकार ङित लकार हैं। ng वालों को ङित लकार कहा जाएगा, ट वाले को टित लकार कहा जाएगा। एक और इसमें पढ़ें, इन पूरे 10 लकारों में से 4 लकार सार्वधातुक लकार होते हैं और 6 लकार आर्ध धातुक होते हैं। इसको भी समझिए थोड़ा सा, फिर ये लकार की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। 4 लकार इनमें सार्वधातुक है। कौन कौन से 4? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। तो आप तो सार्वधातुक को याद कर लो कि सार्वधातुक लकार कौन कौन से हैं, उसके अलावा जो बच जाएंगे वो आर्धातुक है। तो बड़े विषय वस्तु को छोड़ दें, वो अपने आप याद रह जाएगी। आप तो ये याद रख लो कि सार्वधातुक लकार कौन कौन से होते हैं। तो लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये 4 लकार सार्वधातुक लकार होते हैं। बाकी पूरे लकार आर्धातुक लकार होते हैं। सार्वधातुक लकार और आर्धातुक लकारों में क्या अंतर है? सार्वधातुक लकार के जैसे चारों रूप है, 4 लकार है,
उनमें एक प्रत्यय, एक गण का एक विकर्ण प्रत्यय होता है, वो उनमें जुड़ता है, इसलिए उनको हम सार्वधातुक लकार के नाम से जानते हैं। और जिनमें वो प्रत्यय नहीं जुड़ता उनको हम आर्धातुक के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे पठ धातु है, तो पठ धातु में आपने पहले पढ़ा पठती, पठते, पठंती। अब यहाँ पठ और ती के बीच में ए आ रहा है। अब यही आप इसमें करोगे, लोट में पठ तू, यहाँ भी ए आ रहा है, इसमें भी ए पठत में आ रहा है, पठेत में भी ए आ रहा है, क्योंकि आगे ई है, ए और ई को गुण हो गया, इसलिए पठेत में भी ए है। तो इन चारों में, जिसमें वो सप नाम का जो प्रत्यय विकरण है स्टार्ट का, वो इन चारों में एक साथ है, इसलिए इन चारों के रूप प्राय एक जैसे होते हैं। बाकी में ऐसा नहीं होता। उसका एक इस तरीके से भी हम और अच्छी तरह से सरल कर सकते हैं इसको। सार्वधातुक लकार, जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ दृश्य धातु के रूप कैसे चलते हैं, तो देखो दृश्य धातु के रूप आपको अच्छी तरह से याद भी है। तो दृश्य धातु का रूप लट लकार में पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, यहां बनेगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, यहां बनेगा अपश्यत, पश्यताम, अपश्यन, यहां बनेगा पश्येत। अब देखिए ये चारों तो एक जैसे हुए। अब बताओ, अब कोई से भी लकार का करिए आप, जैसे लट का किया आपने, तो लट में क्या बनेगा? लट में बनेगा द्रक्ष्यति। अब पश्य आदेश नहीं होगा, क्योंकि जो पश्य आदेश हुआ वो सार्वधातुक में ही होगा, आर्धातुक में नहीं होगा। ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो जिसमें उस कई धातुओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो परिवर्तन उन चार में होगा। जैसे स्था धातु है, तो वहाँ या तिष्ठति, या तिष्ठतु, या अतिष्ठत, या तिष्ठेत, लेकिन इनमें सब में स्थास्यति ऐसा बनेगा। तो ऐसे लकार सार्वधातुक और बाकी लकार आर्धातुक। एक और विषय वस्तु इसमें पढ़ें। अब अनुवाद के दृष्टिकोण से, जो अनुवाद हमारे अभी हम ज़्यादा फोकस रीड पर दे रहे हैं, तो उसमें जो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अनुवाद के लिए लट लकार जो वर्तमान काल में है एक, इसके बाद लट लकार जो भविष्यत काल में है, इसके बाद लोट लकार जो आज्ञार्थक में है, इसके बाद लंग लकार जो भूतकाल में है, और इसके बाद विधिलिंग जो चाहिए अर्थ में है। इनके अनुवाद, इनसे संबंधित अनुवाद इन परीक्षाओं में प्रश्नव्य होते हैं। इसलिए विशेषकर इन 5 धातुओं के 5 लकारों के रूप हमको आने चाहिए, ताकि हम क्रिया का रूप सही सही भर सकें। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करते हुए अनुवाद के इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके लिए हमने आपको पुरुष के साथ साथ सबसे पहले सरल लकार लट लकार से हम अनुवाद करना सीख रहे हैं। तो लट लकार की हम एक ऐसी क्रिया, जिसके आधार पर सबसे पहले मैं आपको इस अनुवाद के टॉपिक में दो शब्दों से बने हुए वाक्य के अनुवाद सीख रहे हैं, जिसमें केवल कर्ता होगा और उसके साथ साथ एक क्रिया होगी। उनका अनुवाद से स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बेस पर आप जितना भी अभ्यास करेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। और उससे आगे का जो 2 शब्दों के पश्चात 3 शब्दों वाले वाक्यों का जब अनुवाद करेंगे, तब वो दोनों कर्ता और क्रिया का आपको इससे पूरा समझ में आएगा। और फिर तीसरे शब्द के रूप में हम अगली क्लास के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ आज हम 2 शब्दों से बने हुए वाक्यों का अनुवाद सीख रहे हैं, जिसमें एक कर्ता होगा और एक उसमें क्रिया के रूप में आएगा। और क्रिया के रूप में भी हम सबसे पहले आज लट लकार को ले रहे हैं। तो लट लकार में भी देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखें कि इसमें जो भी पुरुष और वचन के रूप में जो प्रयोग आया, तो वहाँ पर पुरुष और वचन कि जब पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में हमने पढ़ा है, तो यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप में ही लकारों की जो क्रियाएं हैं वो भी इस तरह की होती है। इसलिए यहाँ देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और ये पढ़ रहे हैं हम लकार लट अर्थात वर्तमान काल। सबसे पहले वर्तमान काल लट लकार से संबंधित अनुवाद पढ़ेंगे। कर्ता हमारे पास स्पष्ट है पुरुष के आधार पर। मध्यम पुरुष का कर्ता ये 3 होता है, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में 3 होते हैं, हम, आवाम, वयम। इसके अलावा जो भी कर्ता आएगा सब प्रथम पुरुष माना जाएगा, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में जाना जाएगा। क्रियाएं भी
लकारों के जो रूप हैं वो भी तीनों पुरुषों में चलते हैं, तीनों वचनों में चलते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक क्रिया ले रहे हैं। देखिए, जैसे गम धातु का क्रिया है, तो गच्छति, गम यानी जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामि। देखिए ध्यान से, आज का जो टॉपिक है लट लकार की क्रिया के साथ कर्ता और क्रिया के अनुवाद। इस टॉपिक में कर्ता और क्रिया ही देखे जाएंगे और उनमें अपन को दोनों के तालमेल से अनुवाद करना है। धातु रूप भी आपके सिलेबस में है, धातु रूप भी इसके साथ साथ सीखेंगे हम, इसलिए एक निश्चित रूप बना लें। आज जैसे हम लट लकार से अनुवाद बना रहे हैं, कल हम लोट लकार की क्रियाओं के साथ अनुवाद सीखेंगे, फिर उसके बाद लट लकार की क्रियाएं लेंगे। आज हम वर्तमान काल के लट लकार की क्रियाओं को भी इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं, क्रिया रूप भी याद कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक विशेष बात यह है कि क्रियाओं के जो रूप होते हैं उनमें भी कई बार हम देखते हैं कि हमको अच्छी तरह से याद था लेकिन परीक्षा में हम गलत कर आए, और जो परीक्षा में गलत कर दिया तो आपके प्रति यही माना जाएगा कि आपको धातु रूप नहीं आता है। यद्यपि आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन हो सकता है कुछ एक छोटी सी त्रुटि के कारण आपने उसको गलत किया। थोड़े से और अभ्यास की ज़रूरत थी आपको, और वो अभ्यास यही था कि आपने उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, आपने एक चलते हुए रूप में उनको याद किया है। तो इस तरीके से देखें कि जैसे अब आप देख रहे हैं इस क्रिया को ही देख रहे हैं, तो इसमें देखो 3-4 जगह विसर्ग का प्रयोग हुआ। अब कई बार यही होता है कि गच्छते के विसर्ग लगाएं या नहीं लगाएं, वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। तो एक बार क्लियर कर लें उसको कि ये जो प्रत्यय जो जुड़ रहे हैं आपके, इन प्रत्ययों के आधार पर आप निश्चित करें कि जैसे मध्यम पुरुष में तीनों जगह विसर्ग है, उत्तम पुरुष में केवल बहुवचन में विसर्ग है। अधिकांश पाणिनि के द्वारा जो धातु पाठ दिया गया लगभग 2000 धातुएं हैं, उनमें से लगभग 1000 धातुएं तो इसी रूप में चलती है और वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए 1000 धातुएं तो कम से कम इसके बेस पे हम इसको बोलते हैं, तो 1000 धातुएं बोल जाती है। इसलिए देखो यहाँ इनके आधार पर या तीनों में विसर्ग है, इसके यहाँ नहीं है, यहाँ विसर्ग है। लेकिन इस गच्छत में विसर्ग, गच्छत में विसर्ग नहीं है, उत्तम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं है। अब यहाँ इस जैसी दूसरी क्रिया देख लें। अब जैसे मान लो दृश्य धातु है, अब दृश्य धातु का रूप है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से स्था धातु है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। इसी तरह से पा धातु है, पा बराबर पिब, स्था बराबर तिष्ठ, द्रस बराबर पश्य, घ्रा बराबर जिघ्र। इन क्रियाओं को ये आदेश हो जाते हैं 4 सार्वधातुक लकारों में, इसलिए वह चारों के साथ यही रूप बनेगा। तो अब देखिए पिबती आ जाएगा, तिष्ठति आ जाएगा, दृस पश्यति आ जाएगा, घ्रा जिघ्रति आ जाएगा। सभी क्रियाओं, इनमें धातुओं को नाम चेंज हो जाता है। जैसे पा की जगह पिब हो जाएगा एक तरह से, जैसे गम की जगह गच्छ हो गया, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें धातु का नाम कुछ अलग है और उनके रूप कुछ अलग तरीके से चलेंगे। बाकी और में तो जो नाम धातु का है वही रूप चलेगा। जैसे पठ धातु है तो पठती आएगा, लिख धातु है तो लिखती आएगा, ठीक है। धाव धातु है तो धावती आएगा, हस धातु है तो हस्ती आएगा। लेकिन इनमें ये चेंज होता है। तो कभी कभी ये होता है कि दृश्य धातु के लट लकार के रूप लिखिए तो हम उसको दृश्यते या दृश्यति रूप कर देते हैं, तो वो गलत है। यहाँ इस आधार, अब जैसे आप ये क्रिया पढ़ रहे हैं आज, इसके साथ साथ ये तमाम क्रियाओं के रूप और इनके अनुवाद के रूप में अब हम एक शब्द कर्ता के रूप में और एक क्रिया के रूप में अनुवाद कर रहे हैं। देखिए वाक्य लिखे मैंने कुछ। पहला वाक्य लिखा जैसे वह देखता है। अब देखिए देखता है वर्तमान काल है,
कौन देखता है, कौन का उत्तर आ रहा है, वो कर्ता है। और कर्ता कौन है? वह का संस्कृत कर्ता है स। पुल्लिंग है तो स होगा, स्त्रीलिंग है तो सा होगा, नपुंसकलिंग है तो तत् होगा। तो देखता है पुल्लिंग है, इसलिए वह कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए स लिखेंगे। इसके बाद देखता है। अब देखा, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का है, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया आती है। तो वहां प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां भी प्रथम पुरुष एक वचन, यानी गच्छति की जगह अब देखता है क्रिया दृश्य धातु, उसका रूप पश्यति, तो स पश्यति होगा। इसी तरह से दूसरा देखिए, अब दूसरे कर्ता को लेते हैं। वे दोनों जाते हैं। देखिए, अलग अलग क्रियाओं के रूप लिखूंगा मैं। दो शब्दों वाले वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं हम, जिसमें कर्ता और क्रिया है, और इसी के बेस पर अगली 3 शब्द 4 शब्दों वाले अनुवाद करेंगे हम। लेकिन पहले यह जरूरी है, वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों के लिए तव, जाते हैं इसी से पता लगा लो पुल्लिंग है। वे दोनों जाती हैं, तब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा ते। वह जाती है तब हो जाएगा सा। तो वे दोनों जाते हैं तो तव, इसके बाद होगा, अब ये भी द्विवचन है वहां, तो ये भी गच्छते आएगा, तो तव गच्छते। इसके बाद तीसरा मैंने बोला कि वे दौड़ते हैं। देखिए, वे दौड़ते हैं। अब वे दौड़ते हैं कौन सा वचन है? वे बहुवचन। दौड़ते हैं पुल्लिंग के रूप में आ रहा है, इसलिए स तौ ते कर्ता के रूप में ते आएगा। और दौड़ने की क्रिया है धाव धातु। अब जैसे जैसे नाम आ रहा है वैसे वैसे क्रियाओं के, और वैसे वैसे क्रियाओं के रूप भी याद होंगे आपको। एक एक क्रिया, एक एक लकार को लो, आराम से पूरी क्रिया याद हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि उस पैराग्राफ में से एक क्रिया का रूप दे देगा और ये पूछेगा ये कौन से लकार का कौन सा वचन है, तो उस आधार पर ये आपका तैयार होगा। तो देखिए, वे दौड़ते हैं तो ते। अब धाव क्रिया है, तो मैंने कहा कि ये कुछ चेंज होने वाली क्रियाएं जिनमें पा को पीप हो जाता है, लेकिन यहां जो है ये क्रियाएं वैसी चलेगी। तो धाव को धावती, धावते, धावंती, इस तरह करेंगे। धावती, धावते, धावंती। इसी तरह जैसे एक लिखा, वह लिखती है। अब देखो, ये स्त्रीलिंग है, वह लिखती है। लिखती है से पता लगा ना स्त्रीलिंग, तो अब वह के लिए सा, तो सा। अब लिखती एक वचन है तो लिखती है, सा लिखती, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। इसी के साथ साथ वे दोनों लिखती है, वे दोनों हंसती है। तो वे दोनों हंसती है स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का याद रखो, सा ते ता, तो ते आएगा, ते हंसते। ये द्विवचन है तो द्विवचन आएगा। वे सब नमस्कार करती हैं। ये भी एक शब्द माना जाएगा, ये भी एक शब्द माना जाएगा। तो ते स्त्रीलिंग नमस्कार करती है, तो ता नमन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसी, नमथ, नमथ, नमामि, नमावय, नमावय। तो नम धातु भी याद हुई आपको। इस तरीके से एक एक क्रियापद के रूप में हम सभी, तो ये प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में हम क्रिया के साथ अनुवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही अब देखिए, मध्यम पुरुष के साथ कुछ शब्दों को जोड़ते हैं अपन। मध्यम पुरुष में जैसे मैंने लिखा, तुम पीते हो।
अब यहां देखा आपने, जैसे अनुवाद के लिए कहा जाए, पहले देखो कि कर्ता कौन है, कौन पीता है, तो तुम यह कर्ता हुआ। उसके बाद क्रिया को देखो कि वो कौन सा लकार से संबंधित है। वर्तमान काल के रूप में ता है के रूप में इस तरह का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब वर्तमान काल की क्रिया है। तो अब यहां त्वम, अब पा को क्या कहते हैं, पिब, तो पिबती, पिबता है, पिबंती। अब आएगा त्वम, कौन सा, मध्यम पुरुष एक वचन, तो त्वम पिबसी, ये करेंगे, त्वम पिबसी। जहां जिस पुरुष का करता है उसी पुरुष की क्रिया आएगी, जिस वचन का करता है उसी वचन की क्रिया आएगी। इसके बाद देखा, तुम दोनों ठहरते हो। अब देखिए, तुम दोनों का अनुवाद, ये मध्यम पुरुष है, युवाम, तो युवाम, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसी, तिष्ठथै, तो युवाम तिष्ठथै, इस तरह आएगा। जैसे तुम सब बोलते हो, यूयम, अब बोलने का वद धातु, वद का रूप भी वैसे ही, वदति, वदतः, वदन्ति, तो यूयम वदति, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदत, बिना विसर्ग, यूयम वदत, इस तरह का प्रयोग हम मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ याद रखें। जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की और उसी वचन की क्रिया आएगी, और क्रियाओं के रूप हमको लट लकार में इस तरीके से याद रखने, सभी क्रियाएं इस तरीके से आ सकती हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष में, जैसे अहम, जैसे मैं पढ़ता हूं, देखिए, तो मैं का अनुवाद अहम और पढ़ता हूं वर्तमान काल, इसलिए पठती, पठतै, पठन्ति, पठसी, पठथै, पठत, पठामी, पठावै, पठामै, अहम पठामै, अहम पठामी। उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में पठामी का प्रयोग करेंगे, अहम पठामी। इसी तरीके से हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हम दोनों के रूप में हम दोनों जाते हैं, इसका अनुवाद किया तो वयम, आवाम, हम दोनों का अनुवाद है आवाम। इसके बाद गच्छामि, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, आवाम गच्छावै। याद रखें विसर्ग का प्रयोग होता है लट लकार में वर्तमान काल में। और इसी तरह से उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में वयम आएगा, हम सब नमस्कार करते हैं। एक अनुवाद किया जैसे, हम सब नमस्कार करते हैं। तो हम सब के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम का प्रयोग हुआ, तो वयम नमामः, नम धातु का रूप भी पठ धातु की तरह, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। और उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ हमको उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से हम पूरे तीनों पुरुष के तीनों वचनों के साथ अलग अलग क्रिया के साथ जो अनुवाद किया है, इतनी क्रियाओं के रूप भी आपको याद होंगे। और यहाँ वर्तमान काल की इस क्रिया से सापेक्ष रखते हुए इन क्रियाओं को भी देखना है आपको। दृश्य, घ्रा का अर्थ सूंघना, जिघ्रति, जिघ्रत, जिघ्रंती, इस तरह के क्रियापद पढ़ेंगे। प्राय अधिकांश धातुएं इसी रूप में चलती है लट लकार में, इसलिए इन धातुओं के रूप के आधार पर हम इस तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने साधारण सामान्य अनुवाद के बारे में, बेसिक जो अनुवाद का टॉपिक था
उसमें 2 शब्दों वाले वाक्य का अनुवाद सीखा है, जिसमें एक शब्द कर्ता के रूप में होता है और दूसरा क्रिया के रूप में होता है। कर्ता को तीनों पुरुष के रूप में, तीनों वचनों के रूप में अनुवाद किया अपन ने, और उसके साथ एक तरह का ही लकार, एक तरह का वर्तमान काल की क्रिया के रूप लिए, और उससे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं ली है। इन सभी क्रियाओं के रूप भी याद करें, इसके आधार पर रूप याद होंगे, और क्रियाओं के रूप भी परीक्षा में प्रश्नव्य है। अनुवाद भी है, और अनुवाद का टॉपिक सरल होते हुए भी कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम उसका आधारभूत ज्ञान हमको होता नहीं, इसलिए यहाँ से हम स्टार्ट करें। अब कल हम इसको 2 शब्दों वाले वाक्यों का जो अनुवाद पढ़ रहे हैं, कल हम इसको 3 शब्दों वाले वाक्य के अनुवाद में सीखेंगे, और वहाँ कल एक दूसरे लकार की क्रिया पढ़ेंगे हम। लकार वर्तमान काल की जगह हम आज्ञार्थक जो लोट लकार है उसकी क्रिया को लेंगे और उसके बेस पर इसका अनुवाद सीखेंगे।